हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। इस वीडियो में हम एक नया पेपर शुरू कर रहे हैं जो एचटेट जो टीजेटी साइंस का जो पेपर हुआ था 2023 में। उस पेपर में जो फिजिक्स के क्वेश्चन थे उनका हम अच्छे तरीके से सॉल्यूशन करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रेंज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स इज। रेंज का मतलब होता है कि जो ग्रेविटेशनल जो फोर्स है उसकी रेंज क्या है। रेंज का मतलब वो कितनी दूर लग सकती है। अब हमें पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो मासिस के बीच में लगती है। अगर दो मास कुछ दूरी पर रखे जाए तो उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है, और वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है वो कितने रेंज की होती है। वैसे ही अगर दो चार्ज्ड बॉडी अगर कुछ दूरी पे रखे जाए तो उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगती है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों लॉन्ग रेंज होती है। लॉन्ग रेंज का मतलब काफ़ी दूरी पर भी अगर आप ऑब्जेक्ट रखोगे तब भी लगेगी। इसका मतलब ये इन्फानाइट रेंज होती है इनकी। इन्फानाइट रेंज का मतलब आप अगर इन्फानाइट डिस्टेंस पे भी रखोगे तब भी ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट करती है। तो इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का तो हमें पता लग गया, इन्फानाइट रेंज होती है या फिर लॉन्ग रेंज होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी इज़ द राइट आंसर होगा कि इसकी इन्फानाइट रेंज होती है। इसके साथ साथ हम एक कंसेप्ट और देख लेते हैं कि जो न्यूक्लियर फोर्स होती है, जो दो न्यूक्लियॉन्स के बीच में लगती है, न्यूक्लियॉन्स के बीच में। न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को दोनों को एक साथ हम न्यूक्लियॉन्स बोल देते हैं। तो जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं उनको हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। प्रोटॉन भी न्यूक्लियॉन्स है, न्यूट्रॉन भी न्यूक्लियॉन्स होते हैं। तो इनके बीच में जो फोर्स लगती है, जो न्यूक्लियर फोर्स लगती है, वो शॉर्ट रेंज की होती है। शॉर्ट रेंज का मतलब ये फर्मी ऑर्डर की होती है, बहुत कम दूरी लगती है, फर्मी ऑर्डर की होती है। फर्मी ऑर्डर का मतलब 10⁻⁻15 मीटर की दूरी लगी ये फोर्स एक्ट करती है। और ये जो न्यूक्लियर फोर्स है ये प्रोटॉन प्रोटॉन में भी लगती है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में भी लगती है, और न्यूट्रॉन में भी लगती है। अगर कोई ये कहे कि ये फोर्स सिर्फ प्रोटॉन प्रोटॉन में लगती है तो ये गलत है। ये जो फोर्स है, न्यूक्लियर फोर्स है, ये न्यूक्लियॉन्स के बीच में लगती है। ये प्रोटॉन प्रोटॉन में भी लगेगी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में भी लगेगी, न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन में भी लगती है। और यहाँ पर जो एक्सचेंज पार्टिकल होता है, यहाँ पर जो एक्सचेंज पार्टिकल का मतलब जो ये फोर्स को लगाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो पायोन्स होते हैं। पायोन्स को हम पाई मिजॉन्स भी कहते हैं, पाई मिजॉन्स। ये तीन तरह के होते हैं, पाई प्लस, पाई माइनस और पाई जीरो। तो जो पाई मिजॉन्स है या पायोन्स है ये कितने टाइप्स के होते हैं? तीन टाइप्स के होते हैं। ये जो पायोन्स है या पाई मिजॉन्स है ये एक दूसरे में एक्सचेंज होते रहते हैं, एक न्यूक्लियॉन से दूसरे न्यूक्लियॉन्स में जाते रहते हैं, और हमारी ये जो फोर्स है, न्यूक्लियर फोर्स है, ये लगती रहती है। और लेकिन ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसका जो एक्सचेंज पार्टिकल होता है वो ग्रेविटॉन होता है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो एक्सचेंज पार्टिकल होता है वो फोटोन होता है। ये हमें पता होना चाहिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो एक्सचेंज का मतलब होता है कोई चीज़ एक चार्ज से निकल के दूसरे चार्ज में जाए या एक मास से निकल के दूसरे मास में जाए। तो जो एक्सचेंज पार्टिकल है, एक्सचेंज पार्टिकल ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या होता है? ग्रेविटॉन। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का क्या होता है? फोटोन। और न्यूक्लियर फोर्स का क्या होता है? पाई मिजॉन्स। पाई प्लस, पाई माइनस और पाई जीरो, तीन तरह के पाई मिजॉन्स होते हैं जो एक्सचेंज होते रहते हैं, और न्यूक्लियर फोर्स न्यूक्लियॉन्स के बीच में लगती है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ए फोर्स एफ वेक्टर इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप, मतलब इतनी फोर्स ये किस में दी हुई है? न्यूटन में। एक्ट्स ऑन आ 5 किलोग्राम ऑब्जेक्ट, मतलब ये जो फोर्स है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप, इतने न्यूटन की फोर्स 5 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट पे लगी है फॉर 10 सेकेंड।
10 सेकंड के लिए ये फोर्स लगी है, देन द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी, मतलब वेलोसिटी में कितना चेंज आया, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी आपको कैलकुलेट करनी है। तो डेल्टा वी क्या है, डेल्टा वी कैलकुलेट करना है आपको। डेल्टा वी देखो यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी है वो केवल मैग्नीट्यूड गिवन है, तो आपको डेल्टा वी निकालना है ओनली। डेल्टा वी वेक्टर पूछता तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन होते ये वेक्टर फॉर्म में गिवन होते, डेल्टा वी वेक्टर। अगर यहाँ पर ऑप्शन वेक्टर फॉर्म में गिवन होते तो हम डेल्टा वी वेक्टर निकालते, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन है उसके मैग्नीट्यूड में गिवन है तो हमें उसका मैग्नीट्यूड निकालना होगा। चेंज इन वेलोसिटी का क्या निकालना होगा, मैग्नीट्यूड। अब देखो हमें यहाँ पर जो हम कंसेप्ट यूज करेंगे कि जो फोर्स होती है वो किसके इक्वल होती है, चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम टेकन, कि उस मोमेंटम को चेंज होने में कितना टाइम लिया गया है। तो फोर्स किसके बराबर आएगी, फाइनल मोमेंटम P2 वेक्टर माइनस P1 वेक्टर बाय डेल्टा टी। P2 वेक्टर मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम बाय डेल्टा टी, मतलब कितना टाइम लिया गया है। तो और मोमेंटम किसके बराबर होता है, मास इनटू वेलोसिटी के। तो फाइनल वेलोसिटी हम v वेक्टर मान लेते हैं और इनिशियल वेलोसिटी हम u वेक्टर मान लेते हैं। तो मास इनटू में वेलोसिटी माइनस मास इनटू में वेलोसिटी, ये फाइनल मोमेंटम हो गया, ये इनिशियल मोमेंटम हो गया, और बाय टाइम कितना है t। तो यहाँ पर अगर हम इस m को कॉमन लेंगे मास को, v वेक्टर माइनस u वेक्टर बाय t, और ये आपका फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ये तो चेंज इन वेलोसिटी आ गई वेक्टर फॉर्म में। तो m इंटू में डेल्टा v वेक्टर बाय t। तो हम डेल्टा v वेक्टर निकाल लेते हैं, क्योंकि अगर हमें वेक्टर पता लग गया तो उसका मैग्नीट्यूड तो हमें वेक्टर का निकालना आता है। तो डेल्टा वी वेक्टर किसके इक्वल होगा, फोर्स इनटू टी और बाय एम। तो फोर्स किसके इक्वल गिवन था, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। टाइम कितना था 10 सेकंड और मास कितना था 5 किलोग्राम। तो 5 ये 2 पे कट जाएगा, तो इस पूरे वेक्टर की मल्टीप्लाई किससे होगी, 2 से। और वेक्टर को अगर हमें मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, हर एक को 2 से गुणा कर दो, तो 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस 12k कैप हो जाएगा। तो ये आपका डेल्टा वी वेक्टर आ गया, ये आपका चेंज इन वेलोसिटी ये आ गया, ये आपका क्या आ गया, चेंज इन वेलोसिटी। अगर ऑप्शन तुम्हारे वेक्टर फॉर्म में होते तो ये आपका ऑप्शन एक ज़रूर मिलता, लेकिन हमें जो ऑप्शन गिवन है वो मैग्नीट्यूड दिया हुआ है चेंज इन वेलोसिटी का। तो मैग्नीट्यूड हमें इसका निकालना पड़ेगा। वो हम मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अंडर द रूट आई कैप का जो कोफिशेंट है उसका स्क्वायर प्लस जे कैप का जो कोफिशेंट है उसका स्क्वायर प्लस के कैप का जो कोफिशेंट है उसका स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36 और 12 का स्क्वायर 144। जब हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो 196 हो जाएगा, और उसका रूट कितना होता है 14। तो 14 मीटर पर सेकंड क्या आ जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगी मैग्नीट्यूड फॉर्म में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी इज़ द राइट आंसर होगा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर पाते। अगर हमें ये कंसेप्ट पता है कि फोर्स किसके इक्वल होता है, चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम टेकन, तो फोर्स को आपने इस तरह से यूज किया। इसको करने के और भी तरीके हैं। जैसे और तरीका क्या हो सकता है, जैसे हमें फोर्स गिवन था 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप, और मास गिवन था 5 किलोग्राम, और कितने टाइम के लिए लगी है 10 सेकंड के लिए। तो इससे मैं जो फोर्स है इससे मैं एक्सेलरेशन निकाल सकता हूँ। एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स बाय मास, क्योंकि न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो फोर्स किसके बराबर होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन किसके इक्वल आएगा, फोर्स बाय मास। तो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप, और मास कितना है 5। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन। तो एक तो ये तरीका है,
और एक तरीका क्या है, एक्सेलरेशन का सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना हो तो फोर्स का मैग्नीट्यूड बाय मास रख दो। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड आएगा अंडर द रूट 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 6 का स्क्वायर 36। तो 36 और 4 40, 40 और 9 49। तो 49 का कितना आ गया 7 न्यूटन। मतलब आपने इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। एक ही बात है, या तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो या फिर डायरेक्ट पहले फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल करके एक्सेलरेशन निकाल लो। तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, फोर्स का तो 7 है और मास कितना है 5, तो ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया 7/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। या तो ऐसे कर लो या फिर इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कितना आएगा अंडर द रूट 2/5 का स्क्वायर प्लस 3/5 का स्क्वायर प्लस 6/5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर नीचे से कॉमन आएगा तो नीचे तो 1/5 हो जाएगा। अंडर द रूट 2 का स्क्वायर 4, 9 ये 9 प्लस 36 तो वही 1/5 रूट 49। तो ये कितना आएगा 7/5। और एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर किसी को लगे कि पहले मैं फोर्स से एक्सेलरेशन निकालूंगा वेक्टर फॉर्म में और एक्सेलरेशन से उसका मैग्नीट्यूड निकाल लूँगा, ये भी कर सकते हो। या फिर पहले फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल लो, फोर्स का मैग्नीट्यूड से एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। और फिर अगर हमें एक्सेलरेशन पता लग गया तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, अब हमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है v = u + at। तो अगर हम u को इस साइड ले आएंगे तो v - u किसके इक्वल आ जाएगा at के। तो यही तो आपकी चेंज इन वेलोसिटी है मैग्नीट्यूड फॉर्म में, चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना आएगा, एक्सेलरेशन आपका 7/5 था और टाइम आपका 10 था। तो 5 से ये 10 कट जाएगा तो 7 दूनी 14 मीटर पर सेकेंड। ऐसे भी कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन को करने के काफ़ी तरीके थे, तो 2 तरीके हमने कर लिए। तो चेंज इन वेलोसिटी किसके इक्वल आ गया 14 मीटर पर सेकेंड। कैसे किया, एक्सेलरेशन निकाला, एक्सेलरेशन निकाल के इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन फाइनल वेलोसिटी = इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू में टाइम t। और ये कब लगा सकते हो, जब आपका एक्सेलरेशन क्या हो कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो। और यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो आपका कांस्टेंट ही है, टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा, तो हम ये इक्वेशन लगा सकते थे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए लाइट इज रिफ्रैक्टेड थ्रू अ प्रिज्म। मतलब किसी प्रिज्म में से एक लाइट का निकलना हुआ, रिफ्रैक्टेड मतलब एक प्रिज्म में से कोई लाइट निकली है। एंगल ऑफ डेविएशन क्या चीज़ होता है, तो देखो सबसे पहले तो हम एक प्रिज्म बनाते हैं। ये आपका प्रिज्म है, इस प्रिज्म पे ये आपकी है इंसिडेंट रे, इस रे को कहते हैं हम इंसिडेंट रे। मतलब इंसिडेंट रे का मतलब ये कोई रे प्रिज्म की एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे आके गिरी है और इसको जाना चाहिए था ऐसे, ऐसे चली जाती अगर ये प्रिज्म ना होता तो। इस सरफेस की वजह से ये बेंट हो गई, इसको कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। और इस सरफेस की वजह से इसके अंदर एक और क्या आ जाएगा रिफ्रैक्शन, मतलब बैंड हो जाएगी, अपने पाथ से डेविएट हो जाएगी। इसको कहते हैं हम अमरजेंट रे, फाइनली निकलने वाली रे। तो इंसिडेंट रे और अमरजेंट रे के बीच में जो एंगल होता है, ये वाला जो एंगल होगा, इसी को कहते हैं हम एंगल ऑफ डेविएशन। तो जो एंगल ऑफ डेविएशन होता है आपका, वो क्या होता है इंसिडेंट रे और अमरजेंट रे। मतलब इंसिडेंट रे तो ये थी, ऐसे जा रही थी, और ये फाइनल निकलने वाली रे है। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा उसी को हम कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। मतलब इंसिडेंट रे कितने एंगल से डेविएट हुई है, जाना चाहिए था इसको ऐसे और चली गई ऐसे, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा उसी को हम कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये आपकी इंसिडेंट रे होती है, और अंदर जो होती है प्रिज्म में वो रिफ्रैक्टेड रे बोलते हैं, और फाइनली जो बाहर निकलती है उसको अमरजेंट रे बोलते हैं। तो इंसिडेंट रे और अमरजेंट रे के बीच में जो एंगल होता है उसी को हम एंगल ऑफ
डेविएशन कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड एमर्जेंट रे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मतलब कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो हमारी जो इक्वेशन ऑफ मोशन थी वो हम अप्लाई कर सकते हैं अलोंग वन डायरेक्शन ओनली, मतलब एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा तभी तो आपका एक्सेलरेशन क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। देन द डिस्टेंस इन द nth सेकेंड इज, मतलब nth सेकेंड, एस इन एसन का मतलब nth सेकेंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल्ड करेगा। ये तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। u प्लस का a/2 2n-1 ये होता है। u क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी होती है। u क्या होती है? इनिशियल वेलोसिटी। और a क्या होता है? एक्सेलरेशन। nth सेकेंड का मतलब थर्ड सेकेंड में, फोर्थ सेकेंड में, फिफ्थ सेकेंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अब कह दे इन 5 सेकेंड, इन 5 सेकेंड का मतलब 0 से लेकर 5 सेकेंड लग। और एक कह दे इन द थर्ड सेकेंड, इन द थर्ड सेकेंड का मतलब होता है थर्ड, मतलब तीसरी सेकेंड में, दूसरी और तीसरी सेकेंड के बीच में कितनी दूरी तय करेगा। तो nth सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो होता है u प्लस a/2 इंटू में 2n-1। तो ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पे जो u गिवन है वो कैपिटल U लिखी हुई है इनिशियल वेलोसिटी, तो u प्लस का a/2 2n-1। तो ये फॉर्मूला भी आप याद रखिए। अगर किसी फॉर्मूला कहीं लगाना पड़ जाए किसी क्वेश्चन में जहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी और कांस्टेंट एक्सेलरेशन आपको दिया हुआ हो, थर्ड सेकंड, फोर्थ सेकंड, फिफ्थ सेकंड, एट्थ सेकंड, 10th सेकंड में अगर कोई पूछे तो n की वो वैल्यू रख दीजिएगा जिससे आपकी डिस्टेंस आ जाएगी उस सेकंड पर कितनी ट्रेवल करी होगी। तो ये क्वेश्चन जो है जस्ट एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था जो हमें याद भी रहना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इन पासिंग थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब जब भी कोई इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड से पास होता है। अब हमें पता होना चाहिए जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है, उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगी, देखो मैग्नेटिक फोर्स ज़रूरी नहीं लगेगी, वो कब लगती है? जब एंगल 0 डिग्री या 180 डिग्री ना हो तब लगती है। तो मतलब हमने कह दिया कि उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लग रही है। देखो मैग्नेटिक फोर्स तब लगती है जब थीटा नॉट इक्वल टू 0 डिग्री या 180 डिग्री हो। मतलब थीटा की वैल्यू अगर 0 डिग्री, यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स नॉट इक्वल टू 0 होगी। और अगर एंगल बिटवीन वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड, ये थीटा क्या है? आपका एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड है। बी वेक्टर क्या है? आपका मैग्नेटिक फील्ड है और वी क्या है? वेलोसिटी वेक्टर है। तो अगर उनके बीच में एंगल 0 डिग्री या 180 डिग्री ना हो तब उनके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगेगी, और 0 और 180 होगा तब उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स कितनी होगी? 0 लगेगी। उस केस में तो ना तो कोई कुछ भी चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लग रही है तब मैग्नेटिक फोर्स सिर्फ क्या करती है? इट चेंजेज डायरेक्शन ओनली, इट चेंजेज डायरेक्शन ओनली। मतलब मैग्नेटिक फोर्स अगर लगेगी ना, या तो लगेगी नहीं, अगर लगेगी तो वो सिर्फ डायरेक्शन चेंज करेगी। उसकी स्पीड क्या रहेगी? सेम रहेगी। उसकी स्पीड क्या रहेगी? सेम। उसकी जो वेलोसिटी है, उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है, क्योंकि वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज़ होती है, तो वेलोसिटी चेंज हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी? सेम रहेगी। लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हमें सोचना पड़ेगा। जैसे फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है इट्स वेलोसिटी इज इंक्रीज, हमें पता है वेलोसिटी इंक्रीज नहीं होती। यहाँ पर वेलोसिटी का मतलब जो दिया हुआ है, वेलोसिटी का मतलब यहाँ पर स्पीड से है कि इसकी जो स्पीड है
वो इंक्रीज हो जाएगी। देखो क्वेश्चन के जो ऑप्शन है वो भी हमें समझने पड़ेंगे कि इसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज तो नहीं हो सकती, चेंज हो रही है, लेकिन इंक्रीज क्या कहेंगे, उसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा है। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, स्पीड। तो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो किससे होता है, स्पीड से होता है। तो उसकी स्पीड बढ़ रही है, ऐसा तो नहीं है। लेकिन उसकी एनर्जी इज इंक्रीज, नहीं, इन एनर्जी भी हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है। जो एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी वो भी क्या रहती है, सेम रहती है। बोथ वेलोसिटी एंड एनर्जी आर इंक्रीज, ये तो दोनों ही चीज़ें क्या रहती है, कांस्टेंट। तो वेलोसिटी एंड एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिमेन्स कांस्टेंट। वेलोसिटी का यहाँ पर मतलब है स्पीड से, तो वेलोसिटी और एनर्जी का मतलब है यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी से। तो वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन की है वो कांस्टेंट रहती है। लेकिन हमें यह पता होना चाहिए, अगर वो पर्टिकुलर वेलोसिटी से कहे कि वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो चेंज होगी तो होगी, स्पीड क्या रहती है, सेम, और वेलोसिटी चेंज होगी। वेलोसिटी चेंज का मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम। इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है वेलोसिटी, इसका मतलब स्पीड की बात कर रहा है, उसकी मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है। और वेलोसिटी डायरेक्शन लिख सकता हूँ, वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो चेंज होगी, लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। मीन्स क्या है कि अगर मैग्नेटिक फोर्स जीरो है तब तो वेलोसिटी भी सेम, स्पीड भी सेम, डायरेक्शन भी सेम। इस केस में तो हर चीज़ क्या रहेगी, ऑल आर रिमेन सेम, मतलब रिमेन सेम, मतलब तब तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगी ही नहीं, ना तो उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, ना स्पीड चेंज होगी, ना वेलोसिटी चेंज होगी, ना वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी, ना वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होगा, ना काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी। यहाँ पे तो कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर मैग्नेटिक फोर्स उस पर लग रही होगी तो मैग्नेटिक फोर्स की लगने की वजह से मैग्नेटिक फोर्स सिर्फ डायरेक्शन में चेंज कर सकती है, मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं करेगी वेलोसिटी के। मतलब स्पीड क्या रहेगी, सेम, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या रहेगी, सेम, काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, सेम, जो डायरेक्शन है वेलोसिटी की वो चेंज होगी। तो ये था ये क्वेश्चन आपका। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन का मतलब क्लियर देखना है आपको। तो मिनिमम कितनी दूरी होनी चाहिए फॉर यंग एडल्ट विद नॉर्मल विजन, मतलब जिसको साफ दिखाई देता हो, कोई यंग पर्सन हो, उसके लिए जो डिस्टिंक्ट विजन के लिए मिनिमम डिस्टेंस कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी इज द राइट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच इज करेक्ट ऑप्शन इन फ्लोइंग, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन रोलिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन स्टैटिक फ्रिक्शन, या फिर रोलिंग फ्रिक्शन ज़्यादा होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से और स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज़्यादा होता है स्टैटिक फ्रिक्शन से। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, हमें ये पता होना चाहिए। सबसे पहले जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है किससे, काइनेटिक फ्रिक्शन से। और काइनेटिक फ्रिक्शन में दो फ्रिक्शन आते हैं, एक आता है रोलिंग फ्रिक्शन, रोल करते हुए कोई बॉडी मूव करे तब फ्रिक्शन लगे, और एक स्लाइड करते हुए जाए, स्लाइड करते हुए मूव करे तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है वो कम होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। इसलिए बहुत सारी चीज़ें हम रोल करते हुए देखते हैं, कोई भी व्हीकल चलता है उसमें टायर रोल करते हुए जाते हैं, क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन कम होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। कोई भी चीज़ हमें एक जगह से दूसरी जगह लेके जानी हो तो हम रोल करने की कोशिश करते हैं, घुमाने की कोशिश करते हैं कि घुमाते हुए लेके जाए। क्यों, क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन कम होता है। इसलिए देखो सबसे कम कौन सा होगा, रोलिंग फ्रिक्शन जो होगा वो सबसे कम होगा।
और उससे ज़्यादा क्या होगा आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगा, और सबसे ज़्यादा कौन सा होगा स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका राइट आंसर होगा कि रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम होना चाहिए, स्लाइडिंग फ्रिक्शन उससे ज़्यादा होना चाहिए और स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा होता है। तो डी जो होगा वो इसका राइट आंसर बनेगा। स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा है, उससे कम स्लाइडिंग फ्रिक्शन है और उससे कम आपका रोलिंग फ्रिक्शन है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ए बल्ब ऑफ 210 वाट विल प्रोड्यूस हीट इन कैलोरी, मतलब हीट कितनी प्रोड्यूस करेगा कैलोरी में विद इन 5 मिनट। मतलब एक बल्ब है जिसकी पावर कितनी दे रखी है 210 वाट दे रखी है कि इतनी वाट का बल्ब है और कितने टाइम के लिए ऑन हुआ है 5 मिनट के लिए। 5 मिनट को अगर तुम सेकंड में कन्वर्ट करना चाहो तो 300 सेकंड हो जाएगी। तो इतने सेकंड के लिए वो बल्ब जला है इतनी पावर का। तो हीट कितनी डिसिपेट करेगा, हीट कितनी कितनी हीट डिसिपेट करेगा, मतलब कितनी हीट रिलीज होगी। हीट रिलीज मतलब कितनी हीट रिलीज होगी, वो किसके इक्वल आएगी पावर इनटू टाइम। मतलब इसका देखो ऐसे देखो कि 210 वाट है तो 210 जूल पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में वो कितनी जूल हीट देगा 210 जूल हीट देगा। एक सेकंड में वो पावर क्या चीज़ होती है, पावर किसी की 10 वाट है, इसका मतलब एक सेकंड में वो 10 जूल एनर्जी कंज्यूम करेगा या हीट निकालेगा। यहाँ पर उसकी पावर 210 वाट है, इसका मतलब वो एक सेकंड में 210 जूल एनर्जी क्या करेगा हीट निकालेगा, प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो हीट कितनी डिसिपेट करेगा, हीट कितनी रिलीज करेगा, हीट कितनी प्रोड्यूस करेगा, वो किसके इक्वल आएगा पावर इनटू टाइम। तो पावर कितनी है 210 वाट है और टाइम कितना है 300, सेकंड से सेकंड कट जाएगा तो आंसर किस में आएगा जूल में। तो 210 गुणा में 300 जूल हो जाएगा। तो 3 0 3 और 3 दूनी 6 जूल। और अब हमें ये आंसर किस में लेके आना है, अब हमें ये आंसर कैलोरी में लेके आना है। और हमें पता है एक कैलोरी में 4.2 जूल होते हैं। तो अगर हम 1 जूल लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे 1/4.2 कैलोरी, मतलब इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं 1/4.2 कैलोरी। तो 30/4.2 कैलोरी ये हो जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे सोल्व कर लेंगे। 6 3 3 0 1 0 और आ जाएगी बाय 42। अब ये क्वेश्चंस 21 पे कट रहा है। 21 दूनी 42, 21 तिये 63 और ये 4 0 आ गई। और ये 2 पे कट रहा है, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और 3 0। तो ये 15,000 कैलोरी आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 15,000 कैलोरी आ जाएगा। कैसे किया, 21 पे कट कर दिया, 21 दूनी 42, 21 तिये 63, 4 0 रह गई। फिर ये 2 पे कट कर दिया, 30,000 इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 30,000 को 2 से भाग करोगे तो 15,000 आएगा। तो 15,000 कैलोरी इसका राइट आंसर होगा। तो सी इज़ द राइट आंसर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू अगेन।